फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, और मैंने आपको ये कहा था कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम मैं आपको डिटेल अच्छे से समझाऊंगी। तो फिर जैसे कि सिलेबस में आप एक बार ध्यान दीजिएगा, तो सिलेबस में आपका डिलेटेड है न्यूटन का नियम, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये आपको नहीं करना है, पर इसमें जो आपका आता है ये कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जैसे आपका होता है द्रव्यमान, हाँ नहीं सॉरी दाब, ठीक है। और इस इक्वल में आपका होता है मतलब ऊपर होता है आपका बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक भार टाइप ही होता है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, ऊपर जो भी होता है और नीचे आपका क्षेत्रफल होता है। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट आपका ये है, दाब जो होता है ना वो बेसिकली ये टोटल यही होता है, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल आपका ज़्यादा है तो आपका दाब कम होगा, दाब ज़्यादा है तो आपका क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है। और जैसे कि द्रव्यमान में बहुत बच्चों को डाउट होता है, द्रव्यमान आपका होता है जो आपका वज़न, एक चीज़ का कितना वज़न है वो आपका द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, और बाकी आ जाता है आपका मैंने आपको जो आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व था ना, उसमें ज्वार भाटा जो था, मैंने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा का बेसिकली जो दाब में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो ज्वार भाटा का बेसिकली सिंपल एकदम आसान मतलब यही है कि जैसे अमावस्या की रात होती है तो उसमें जो सूर्य होता है और चंद्रमा, उसमें जो सूर्य होता है वो और चंद्रमा जब परिक्रमा करते हैं अमावस्या की रात को, तो जो पानी की लहरें होती हैं नदियों में, वो पानी की जो लहरें होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, उसी को हम कहते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि अमावस्या की रात को तभी मना किया जाता है कि हमें पानी के आसपास ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और मैंने आपको इसमें गुरुत्वीय त्वरण शायद समझा ही दिया था, ठीक है। और मतलब एम होता है आपका जो मतलब द्रव्यमान, ठीक है, भार, डी होता है डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। और जी मतलब इसमें मेन जो क्षेत्रफल और द्रव्यमान, दाब, यही सब है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। और अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज। इसमें ये है कि गुरुत्वाकर्षण गिरती वस्तु या ऊपर को फेंकी गई वस्तु के लिए गति के समीकरण, मतलब ये आपके फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो ये आपका 8th चैप्टर में भी था, ठीक है। मतलब ये कुछ फॉर्मूले नहीं थे, तो अब जो जैसे ये यूज़ होते थे सो अब ये यूज़ होंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज आ गया। और इसमें देखो ब्रैकेट में दे रखा है A=G, S=R। ऊपर की वो वस्तु को फेंकने पर G का मान VE ऋणात्मक, ठीक है। और फिर इसमें हमारा आ जाता है कि अब आता है आपका पृथ्वी की सभी सतहों पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान समान नहीं होता है, क्यों? ये आपका बहुत मेन क्वेश्चन है, तो ये आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसका जैसे मतलब अथवा में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो जैसे इसका आंसर है पृथ्वी की सतह पूर्ण गोलाकार नहीं है। जैसे पृथ्वी है तो वो जैसे संतरा होता है, थोड़ा सा एकदम गोल नहीं होता है हमारी पृथ्वी। आप एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होता है, ठीक है। और ध्रुवों की त्रिज्या मतलब रेडियस आधा, ठीक है। RP विश्ववित्तीय क्षेत्र RE से कम होती है। जैसे विश्ववित्तीय क्षेत्र आपका क्या है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे अक्षांश है, तो ये जो आपका ना ये विश्व क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का आधा हिस्सा ना वो इससे कम है, ठीक है। इतना समझ आ गया। और ये आपका साइड में भी दे रखा है, ये आपको साइड में भी बता रखा है, जैसे ये पोल ध्रुव है पोल, ठीक है। और RP और RE रेडियस, RP आपकी त्रिज्या, ठीक है। और विश्व क्षेत्र मीन्स की इक्वेटर, मतलब ऐसे सर्कल विश्व देते मतलब बीच में जैसे लाइन होती है ना, वो भी तो मेन होती है, इक्वेटर होता है, ठीक है। वो मतलब विषुवत रेखा होती है, ठीक है। अब आता है आपका गुरुत्वीय त्वरण
जी तथा सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर। तो ये आपका गुरुत्व त्वरण और तथा सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं डिफरेंस। गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान 9.8 ms/2 होता है, ठीक है। और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। इसका मात्रक ms2 होता है और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अब आते हैं सावर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान 6.6734 × 10⁻⁻11 Nm⁻²11 G⁻² होता है। इसका मान सदैव स्थिर होता है। इसका मात्रक Nm2/kg⁻², पावर होती है 2 बेसिकली होता है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो समझ आई क्या होगा, पढ़ के समझ आ रहा है आराम से, तो समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मतलब खुद भी तो हमें थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि द्रव्यमान और भार में जो अंतर है ना, ये अगर आपको बड़ा लग रहा है, वैसे ये भी आप पढ़ सकते हैं, पर अगर ये आपको थोड़ा लॉन्ग लगता है तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ स्क्रीन पर, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। उससे भी आप पढ़ लीजिए, या तो आपको अगर ये ईजी लगता है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को रीड करेंगे, तो पहले इसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है। ये पॉइंट मेन हो गया। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र स्थिर रहता है। द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा करते हैं। यह एक अदिश राशि है। किसी स्थान पर g का मान 0 होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है। अब आता है भार। तो इसमें होता है कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वही मतलब बल लगा रही है ना, वह वस्तु का भार कहलाती है। भार की डेफिनेशन और ये वस्तु के द्रव्यमान की डेफिनेशन होंगी। तो ये आपको ये दोनों मेन पॉइंट है, आपको ये दोनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। भार का माप कमानीदार तुला द्वारा करते हैं। भार एक सदिश राशि है। किसी स्थान पर g का मान 0 लेने पर वस्तु का भार 0 हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको यही वाला करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी है, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैं आपको मतलब वो भी इजी, उसमें 4 पॉइंट्स है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। तो ये है आपका द्रव्यमान और भार में डिफरेंस, ठीक है। तो मैं इसको भी थोड़ा कर देती हूँ। द्रव्यमान, यह वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थिर होता है। इसे किलोग्राम kg इकाई में मापा जाता है। इसे भौतिक तुला की सहायता से मापा जाता है। भार, यह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदलता रहता है। इसे न्यूटन n इकाई में मापा जाता है। इसे कमानीदार तुला की सहायता से मापा जाता है। तो मुझे लगता है आपके लिए ये वाला कुछ ज़्यादा ही इजी है, ठीक है। तो आप अगर आपको सही लगे तो आप ये याद कीजिए, नहीं तो आप वो याद कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम एक दिन में एक पेज मतलब एक वीडियो में एक ही पेज करेंगे। बाकी आपका बस इसके बाद एक पेज रह गया। बाकी आपके क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, फिर इसका आंसर आप खुद निकालिएगा और खुद से करिएगा, ठीक है। और फिर बस हमारा अब ये रह गया है, ये मैं आपको कल बताऊँगी, ठीक है। तो मीन्स कि अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। सो आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।